तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री माइनर सेमेस्टर 3। आप लोग पगला दिए हैं कि हिस्ट्री माइनर का पेपर लाइए, हिस्ट्री माइनर का पेपर लाइए। मैक्सिमम बच्चे माइनर पेपर में हिस्ट्री को रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री माइनर सेमेस्टर 3, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम लोग नोट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले माइनर पेपर 1B, माइनर हिस्ट्री में पढ़ना क्या है आपको। अच्छा, माइनर पेपर कब कब आता है? ये अल्टरनेटिव सब्जेक्ट, अल्टरनेटिव सेमेस्टर में आता है। जैसे सेमेस्टर 1 में आ गया, ठीक। जितना भी विषम संख्या वाले सेमेस्टर हैं, ठीक है, ऑड वाले, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर आपका आएगा सेमेस्टर 5 में, ठीक है, फिर आएगा सेमेस्टर 7 में। बस इतना ही है। 1, 3, 5 और 7, इन सब में माइनर पेपर रहेगा, ठीक है। तो माइनर पेपर हिस्ट्री में पढ़ना क्या है आपको? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। हाँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकाल के भारत में क्या क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत हुआ था, हाँ याद है ना आपको। हाँ, दिल्ली सल्तनत हुआ था, अकबर, बाबर, वीरिया, यही सब हुआ था ना। हाँ, तो यही सब पढ़ना है आपको। पहला है यूनिट 1, ठीक है, द अर्ली तुर्क के बारे में याद दिया गया है और खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है और लोधी वंश के बारे में। नेक्स्ट, उनका शासन कैसा था, ये सब पढ़ना है। फिर आ जाता है यहाँ पे मुगल के बारे में, जिसमें बाबर, हुमायूं लिखा हुआ है, ठीक है। अकबर, मनसबदारी प्रथा क्या है, राजपूत की नीति क्या थी, अंग्रेज अकबर की, ठीक है। औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है यहाँ पे राइज ऑफ मराठा, मराठा सम्राट, ठीक है। कौन थे मराठा सम्राट? छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में पढ़ना है। उनका पतन कैसे हुआ मराठा साम्राज्य का, ठीक है। और मराठा साम्राज्य के बाद क्या होता है, मुगल साम्राज्य के बारे में जानना है, मराठा साम्राज्य के बारे में। और फिर पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म, सूफीवाद का उदय, भक्ति काल के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। और फिर आर्किटेक्चर जो मुगल काल में बनाए गए थे, ये पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ के पागल हो जाइएगा, ठीक है। कम पढ़ो और मेरी तरह जियो। अच्छा, तुम भी घूंट लगाओ प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो ना। तुम पियो तो गंगा जल है ये, और मैं पियो तो है ये शराब। चलिए, पानी जैसा है हमारा खून, और तुम्हारा खून है लाल। तो सबका खून है लाल भाई, तो सबको इक्वली मेहनत करना होगा। प्रारंभिक तुर्क कौन थे? हु वेयर द अर्ली तुर्क? देखिए, तुर्क, तुर्की देश का नाम सुने हैं, टर्की जिसको बोलते हैं, तुर्की। तो तुर्क देश से ये लोग आए थे, ठीक है। प्रारंभिक तुर्क वे मध्य एशियाई शासक थे जिन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ठीक है। तो कौन थे? तुर्क, जिन्होंने मध्य एशिया से आए थे, तुर्की से, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपनी शासन स्थापना की। मतलब समझ रहे हैं, इंग्लैंड का आदमी हो चाहे दिल्ली का, मतलब कहीं का भी आदमी हो, भारत आके बस जाता है। चलो भाई बस जाओ, कोई बात नहीं, भारत के लिए सब में जगह है, ठीक है। तो तुर्क कौन थे? जो मध्य एशिया से आए थे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मुख्य रूप से ये जो है ना, घुड़सवार थे, ठीक है। ये तुर्क वाले मुख्य रूप से घुड़सवार थे, लेकिन भारत में आके बस जाते हैं। नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को फॉलो करेंगे, बट मुझे जहां तक लगता है 90% स्टूडेंट हिंदी के है ना जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, जलालुद्दीन लिखा गया है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो क्या बोले, परेशान है भाई मैं भी। चलिए, फॉर्म हम भर रही सीटेट का कैंडिडेट, तो उसको पूछ रही है, तो हम बोले कि भाई वीडियो बना रहे हैं, अभी बाद में चैट करेंगे आपसे। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है सॉरी, उधर ध्यान तो चला जाता है यार, मैसेज आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली आया, यहाँ पे देखिए खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य
साम्राज्य का विस्तार करना था। कोई कोई व्यक्ति होता है ना कि नहीं, मेरा राज्य जो है पूरा भारत में फैलना चाहिए, तो ये तो शक्तिशाली बनने का होड़ था। शक्तिशाली केंद्र शासन चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में क्या अंतर है? क्या अंतर है अभी चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी है और यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, क्या अंतर है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में? इस्लाम धर्म में ना मतलब होता है ना कि रिलेशन में शादी होता है थोड़ा सा, तो ये जो अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी था, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। थोड़ा सा यहाँ पे सीन चलता है, फिल्मी सीन, सुनिएगा भाई, पढ़ाई लिखाई बाद में जाएगा। ठीक है, फिल्मी सुन लीजिएगा तो आप आराम से जोड़ के भी लिख सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसने? जलालुद्दीन ने। जो ध्यान रखिएगा। अब इसका भतीजा होता है। कौन? भतीजा। भतीजा समझ रहे हैं ना? हाँ, तो भतीजा। ठीक है, इसका जो भतीजा होता है जलालुद्दीन की बेटी से शादी करता है, क्योंकि इस्लाम में ये सब नॉर्मल है। ठीक है, और इससे हमें कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात सही था। ठीक, जलालुद्दीन का जो भतीजा था वो जलालुद्दीन की बेटी से शादी करता है। ठीक है, अब इसका दामाद बन गया, लेकिन ये दामाद क्या करता है? अपना ससुर का ही हत्या कर देता है। यानी कि जलालुद्दीन का हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन हत्यारा है किसका? जलालुद्दीन का। जो इसका पहले भतीजा था, बाद में क्या बनता है? जमाई बनता है। ठीक है, और फिर जमाई बन के ठाई ठाई करता है। तो जमाई बन के अपना ससुर का या फिर अपना चाचा का हत्या कर देता है। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी। हत्या करता है ज का। ठीक है, जलालुद्दीन का हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। समझ गए? और यहाँ पे मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है शक्तिशाली बनना चाहता था कि मेरा साम्राज्य पूरा विस्तार हो। तो जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, शक्तिशाली बनना चाहेगा, वह दूसरों की हत्या करने में कभी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, पूरा अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और शक्तिशाली अपना शासन को करना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, पावरफुल। ठीक है, समझ गए अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में अंतर? अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में अंतर समझ गए ना भाई? हाँ, समझ गए। नेक्स्ट, अब तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने करता है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक, क्वेश्चन है नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी असफल और प्रयोगात्मक नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इन्होंने जो है ना बहुत सारा प्रैक्टिकल करके, प्रयोग नीति यानी कि प्रैक्टिकल बेस काम करते थे और उनका काम जो है फेल हो जाता था। तो आदमी कभी कभी असफल के लिए फेमस होता है, कभी कभी सफल के लिए। तो असफल फेमस होने वाले बहुत कम होते हैं। उनमें से एक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने किसकी स्थापना की? तो सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। ये भी तुगलक वंश का ही राजा था, शासक था, जो अपनी नीति बनाता था और फेल हो जाता था। ठीक है, लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इसी को बाबर ने आया और बोला गे चल भाग, तो बोलता है नहीं भागो। तब बाबर ने तोप फेंकना शुरू किया। क्या फेंका? बाबर ने तोप फेंका। और इब्राहिम लोदी दिल्ली में शासन करता था, बाबर ने तोप फेंका तो इब्राहिम लोदी भाग गया। ठीक है, मतलब इब्राहिम लोदी को हरा दिया किसने? बाबर ने। और फिर आ जाता है मुगल वंश। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। अब आता है दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन किस पर आधारित था? ये सब 1 मार्क्स के लिए है। तो दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन जो है सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता पर आधारित थी। वहां पे सुल्तान बोला जाता था। ठीक है, अरे सुल्तान मूवी देखे हैं ना सबको, सलमान खान वाला। चलिए, खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, अरे सुल्तान। अब आता है एकता प्रणाली। एकता प्रणाली क्या है? ठीक है, तो एकता प्रणाली में सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व प्रदान किया गया। अब ये क्या है भाई, ये बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, एकता प्रणाली में क्या होता था कि एक प्रकार का टैक्स इकट्ठा करने का प्रोसेस था। किसका प्रोसेस था? टैक्स लेने का। टैक्स माने, देखिए आपके यहाँ पे जितना भी सैनिक काम कर रहा है,
राजा के यहाँ पे, सब सैनिक को बोल दिया कि ये जमीन तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारा है, सबको जमीन जमीन बांट दिए, सब सिपाही के लिए वो जमीन। अब इस जमीन में जो भी खेती करेगा किसान, वो जितना भी टैक्स देगा वो राजा को नहीं देगा बल्कि इस सैनिक को देगा जो काम कर रहा है, जिसके अंडर में ये खेत है। समझ रहे हैं? तो ये खेत सैनिक को दे दिया गया और इसके बदले जो भी टैक्स होता था वो किसान से लेता था। कौन लेता था? सैनिक लोग। इसी से सैनिक का वेतन दिया जाता था। इसी को एकता प्रणाली कहा गया। मैंने आसान शब्दों में समझाया है कि प्रत्येक किसान को जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और उस जमीन पे किसान खेती करता था और बदले में सैनिक को क्या देते थे? टैक्स। इसी को एकता प्रणाली कहते हैं आसान शब्दों में। अब आता है बाबर कब आया भारत। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को, ठीक है, तोप दिखा के हरा दिया। और कब आता है? 1526 में। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर, जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, 1526 में भारत आता है। ठीक है, और ये 1526 में प्रथम युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी से। ये इब्राहिम लोदी, ऊपर आ जाइए, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ये जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी से 1526 में बाबर हमला करता है तोप के साथ। ठीक है, और पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ता है। ठीक है, और विजय हो जाता है बाबर और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है किसके किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब होती है? 1526 में। ठीक है, जिसमें पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया गया। ये सब आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हुमायूं को निर्वासन क्यों झेलना पड़ा। मतलब हुमायूं को भगा दिया गया, क्यों? अच्छा, एक बार आप पहले जान लीजिए प्रोसेस की। सबसे पहले मुगल साम्राज्य, बाबर आया। बाबर का बेटा होता है कौन? हुमायूं। नोट कर लीजिएगा जिनको याद नहीं है। बाबर का बेटा कौन होता है? हुमायूं, लिख लीजिएगा। ठीक, माउस से अच्छा से लिख नहीं पाता हूँ। बाबर, हुमायूं। हुमायूं का बेटा फिर कौन होता है? हुमायूं का बेटा होता है अकबर द ग्रेट। ठीक है, अकबर, मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा राजा। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का बेटा होता है जहांगीर, जिसको सलीम का नाम दिया गया था। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली रे महकली डिस्को चली। मतलब सलीम का घर छोड़ के आप डिस्को चलेंगे ना। जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन होता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां। ठीक, मतलब बहुत सारा बेटा होता है, लेकिन इन लोग में जो सबसे तेज रहता है थोड़ा सा और जिसके पास शासन रहता है, उनका नाम था शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया। ठीक, शाहजहां का जो बेटा लोग होता है ना, एकदम महाखच्चड़ आदमी होता है भाई। आपस में भाई भाई का खून करता है, दारा सिको वगैरह। ठीक है, और अंत में बचता है औरंगजेब। ठीक, सब भाई को मार के कौन बचता है? शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब बच जाता है भाई। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब एक मामले में बहुत अच्छा भी था। इन्होंने बोला था औरंगजेब कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरे लिए कब्र नहीं, ठीक है, मतलब मेरे लिए स्पेशल बहुत बड़ा जमीन देने की जगह नहीं है। ठीक है, बस 2 गज जमीन में मुझे को दमसा दीजिएगा यार। ठीक है, ज्यादा बड़ा जमीन नहीं मांगता था औरंगजेब। क्यों मैं इतना बड़ा जमीन का हथिया हूँ, ठीक है, इतना बड़ा मेरे अकेला कब्र बने नहीं, कब्र इन्होंने नहीं बनाया, बस बोला कि 2 गज जमीन ही मेरी काफी है। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पीर मतलब होता है एक तरह से इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के साधु बोल लीजिए। ठीक है, चलिए, या भगवान, जिंदा पीर यानी कि जिंदा भगवान औरंगजेब। औरंगजेब बहुत कट्टर भी था लेकिन अच्छा भी था एक नजरिए से। चलिए, तो ये था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब देखिए, बाबर बहुत तेज था, तर्रार था लड़ने में, लेकिन इसका बेटा जो हुमायूं था ना, वो उतना तेज तर्रार नहीं था। जब हुमायूं आया था दिल्ली में, सुनिए कहानी सुनिए। ठीक है, बाबर जब मर गया, ठीक है, 4 साल बाद मतलब दिल्ली में आ गया, उसके बाद 4 साल बाद बाबर मर जाता है। हुमायूं उसका बेटा बड़ा होता है भाई। अब हुमायूं जो है, बिहार से एक आदमी उठता है और इसके साथ लड़ने आता है 1539 को। 1526 में पानीपत का लड़ाई होता है ना। 1539 में एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। आपने नाम सुना होगा, चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी का नाम सुना है? शेरशाह सूरी, नाम ही में शेर है छिपा हुआ। कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी।
ठीक है। शेर शाह सूरी ये कहाँ का था भाई? ये शेर शाह जो सूरी है ना, ये सासाराम बिहार का रहने वाला है। अब बोलता आओ बेटा, आओ आओ आओ, देखते हैं कौन 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 जमीन खोज रहा है। तो हुमायूं के साथ 1539 में शेर शाह सूरी का युद्ध होता है। ठीक है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। दरअसल बात यह है कि बचपन में फरीद खान एक शेर को मार गिराया था। क्या बात करते हैं, सच में फरीद खान जो है बचपन में एक शेर को मारा था, इस कारण इसका नाम शेर शाह नाम रख दिया गया था। ठीक है। और ये शेर शाह सूरी सासाराम बिहार का रहने वाला था। सासाराम बिहार में अभी भी मकबरा बना हुआ है शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी 1539 में क्या करता है? युद्ध लड़ता है। किसके साथ? तो हुमायूं के साथ। और हुमायूं को खदेड़ के भगा देता है। कहाँ? तो ये भाग जाता है अफगानिस्तान साइड में। ठीक है। भारत छोड़ के भाग जाता है 1539 में। समझ रहे हैं? बिहारी, बिहार का व्यक्ति दिल्ली से इसको मार के भगा दिया, बिहार से दिल्ली जाके, समझ रहे हैं, भगा देता है इसको। ठीक है कि भागो सर दूर। सॉरी, मैं किसी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस मैं थोड़ा सा कॉमेडियन मोड में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो शेर शाह सूरी को भगा देता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हुमायूं, ये जो हुमायूं है इसको भगा दिया किसने? शेर शाह सूरी ने। ठीक है। अब जब हुमायूं की मृत्यु होती है उसके बाद ये फिर दोबारा आता है हुमायूं, सॉरी शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं दोबारा आता है। तो हुमायूं को निर्वासन क्यों झेलना पड़ा? तो हुमायूं को शेरशाह सूरी से पराजय के कारण निर्वासन झेलना पड़ा, क्योंकि ये कहाँ का था? बिहारी, और बिहारी मार के भगा दे रहा ना इसको। चलो निकल बो न निकाली। ठीक है। तो ये निकाल दिया इसको। अब शेरशाह सूरी एक बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने जो है जीटी रोड बनाया। जीटी रोड, आज का जीटी रोड समझते हैं ना जी, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। तो जीटी रोड जो बनाया अलकतरा वाला रोड सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। ठीक है। तो शेरशाह सूरी का खोज था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। चलिए, तो बिहारी लोग यूं ही नहीं फेमस है। आगे देखते हैं। कब युद्ध हुआ था? 1539 में, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी युद्ध के कारण शेरशाह सूरी को निर्वासन झेलना पड़ा, मतलब बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक है। शेरशाह सूरी किस प्रशासन के सुधार के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी जो है भू राजस्व और सड़क व्यवस्था मैंने जीटी रोड, इसके अलावा जमीन का भी बहुत सारा कामकाज इन्होंने किया था। ठीक है। जमीन का टैक्स वगैरह वसूलने का बहुत सारा काम अच्छा कर दिया था शेरशाह सूरी। ठीक है। शेरशाह सूरी तो ये जो है ना, शेरशाह सूरी मर गया, उसके बाद फिर हुमायूं अपना राज्य लेने वापस आता है। ठीक है। और एक दिन क्या होता है? शेरशाह सूरी दिन पनाह की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। सॉरी, शेरशाह सूरी बोलते हैं, ये जो हुमायूं है जब वहां से वापस आता है, पता चलता है कि ये शेरशाह सूरी मर गया, तब ये फिर वापस आता है दिल्ली। ठीक है, भारत। अब जब आता है तो एक दिन दिन पनाह की सीढ़ी था, क्या था, लाइब्रेरी था शायद। तो दिन पनाह की सीढ़ी से जो है ये गिर के मर जाता है हुमायूं। और उस टाइम बाबर का, हुमायूं का बेटा होता है अकबर। ठीक है, मात्र 12 साल का। और 12 साल का बेटा अकबर पे फिर आ जाता है पूरा का पूरा कार्यभार। और अकबर का जो क्या बोलते हैं सेनापति था, नाम जानते हैं ना सेनापति, क्या नाम था? बैरम खान। तो बैरम खान अकबर का सेनापति संभालता है अकबर को। ठीक है। चलिए, फिर पूरा का पूरा फिल्मी मूड चलता है। मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने शुरू किया। मनसबदारी प्रणाली क्या है अभी पढ़ेंगे। सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा इसमें। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली में अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? तो अकबर ने धार्मिक नीति सुलह एक कुल की नीति अपनाई। क्या? सुलह एक कुल की नीति, यानी कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है। क्योंकि मालूम था कि भाई धर्म और जात पात को लड़के ना कोई फायदा नहीं है। ठीक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मिलजुल के रहो, इसी में सबका भलाई है भाई। ठीक है। चलिए, इसलिए इन्होंने सुलह एक कुल की नीति अपनाई और मनसबदारी प्रथा अपनाई। आगे देखते हैं। और एक बार बता देंगे अभी आगे चल के, अकबर जो है ना एक तरह से बहुत रोमांटिक आदमी भी था। अकबर की सॉरी औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो औरंगजेब बहुत कट्टर आदमी था। औरंगजेब की धार्मिक नीति कठोर और इस्लाम केंद्रित था। जैसे कि अकबर भी तो इस्लाम धर्म का है, ये भी इस्लाम धर्म से है, लेकिन अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है। और किसी भी धर्म का मंदिर को वगैरह का तोड़फोड़ नहीं किया, ना चर्च तोड़फोड़ किया। ठीक है। किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन
जो औरंगजेब होता है, किसका बेटा, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया उसका बेटा जो औरंगजेब होता है, तो बोला कि यार भाग ससुर, हम केवल और अकेले इस्लाम धर्म का पालन करेंगे, और जो इस्लाम धर्म का मेरे राज्य में पालन नहीं करेगा उसको अलग से टैक्स लेंगे, मंदिर को तोड़फोड़ करेंगे। तो औरंगजेब बहुत कट्टर था अपने धर्म को लेकर, ठीक है। इसलिए औरंगजेब को बहुत बुरा कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब को इस खातिर बहुत बुराई भी कही जाती है। ओके, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति बहुत कठोर थी। यह सभी को बोलता था कि इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करो, नहीं तो हम तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, इसके अलावा आपका जो धर्म है उसको भी हम नष्ट कर देंगे। ऐसा औरंगजेब धमकी देता था, समझ रहे हैं। मैं आपको ठेठ भाषा में समझा रहा हूं। शिवाजी ने किस राज्य की स्थापना की, तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। रणजीत, वो गाना तो नहीं सुने हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, छत्रपति शिवाजी ने, ठीक है। छत्रपति शिवाजी क्या करते थे, ये गुरिल्ला वॉर करते थे। गुरिल्ला वॉर क्या होता है भैया, थोड़ा बता दीजिए सागर भाई। गुरिल्ला वॉर ये होता है कि देखिए, जैसे जंगल है, जंगल में पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर में जो है ना, यहाँ पे छिप कर रहेंगे, और जो इस रास्ते से पार होंगे इसको जो है हम लोग ढांक लेंगे, हमला करेंगे। मतलब छिप के अचानक से हमला करेंगे पेड़ में, जिसको डाकू बोलते थे प्राचीन जमाने में, ठीक है। तो शिवाजी जो है इस साम्राज्य के नेता थे। माफ कीजिएगा, सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन हाँ, गुरिल्ला वॉर यही होता है कि छिप के अचानक से हमला करना, ठीक है। लेकिन सभी पे नहीं, जो धनी व्यक्ति है केवल उनको, ठीक है। तो शिवाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज, वो गुरिल्ला वॉर में पारंगत थे और गुरिल्ला सम्राट थे, ठीक है। और बाद में अंग्रेजों को भी गुरिल्ला वॉर में काफी ज्यादा मतलब नाक में दम कर देते हैं। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल थी, यानी कि शिवाजी के शासनकाल में सभी ठीक थे, संतुष्ट थे और विकेंद्रित थी, सैनिक पर आधारित थे। आगे देखते हैं, मुगलों के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था, क्यों आखिर मुगल सम्राट का अंत हो गया। अरे भाई, औरंगजेब जैसा जब कट्टर शासक आएगा तो कहां से टिक पाएगा, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में प्रमुख पतन का कारण था कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है। औरंगजेब मर गया, उसके बाद जो है ना कोई और अच्छा सा शासक नहीं बन पाया, ठीक है। हालांकि अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है, बहादुर शाह जफर टू। औरंगजेब अंतिम मुगल शासक नहीं था, बहादुर शाह जफर टू था। क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद उतना फेमस नहीं है, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है कौन बना। और लास्ट में बचता है बहादुर शाह जफर टू, जो कि 1857 की क्रांति में उसको अंग्रेज लोग मार के रंगून भेज देता है, रंगूच बर्मा, जो आज का म्यांमार बोलते हैं, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का अंत का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि मुगल साम्राज्य में योग्य राजाओं की कमी हो गई, ठीक है। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद लगभग मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है, क्योंकि उस समय के बाद फिर योग्य राजा कमजोर हो गए, मतलब योग्य राजा नहीं मिल पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वॉट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो देखिए भक्ति, अरे भाई आराम से बोलो सागर भाई, छूटा नहीं जा रहा है ट्रेन, ठीक है। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य ईश्वर भक्ति और सामाजिक समानता है। आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, कबीर का नाम सुना होगा, दादू का नाम सुना होगा, ये सब क्या थे, भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। तो मीराबाई हो गए, संत कबीर हो गए, दादू हो गए, गुरु नानक हो गए, ये सब भक्ति आंदोलन थे, भक्ति रस में लीन रहते थे, ठीक है, और लोगों को जगाते थे। चलिए, मुगल चित्रकला किसके संरक्षण में विकसित हुई, तो मुगल चित्रकला जो है अकबर, जहांगीर और शाहजहां के संरक्षण में विकसित हुई। सबसे ज्यादा जो है जहांगीर, अकबर का जो बेटवा था जिसका नाम था सलीम, और सलीम का वास्तविक नाम था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकार था। यहां तक कि बोला जाता है कि जहांगीर केवल एक बार देख लेता था ना जिसका फोटो, कि तो बोल देता था कि इसको किसने बनाया है, इतना बड़ा चित्रकार का पारखी था, ठीक है। जहांगीर केवल फोटो देख के बता देता था कि यह कितना बड़ा या किसने बनाया है इसको, ठीक है, ये बता देता था, समझ सकते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई 1 मार्क्स का, अब आता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अब अपना प्रचार करूंगा
कि ये आपका जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे। ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये ऐप है हमारा ज्ञान सागर, आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर और नाम देके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा, ऐप खुल जाएगा। ऑल कोर्स में आएंगे और यहाँ से एसकेएमयू दुमका का कोर्स ले लीजिएगा, यहाँ से 60 रुपया का। ये कोर्स आपको 60 रुपया में 4 साल के लिए मिल जाएगा। 4 साल के लिए सभी पेपर का नोट्स, मेजर, माइनर, सेक, एसी, वे, और सेमेस्टर 3 का नहीं, सेमेस्टर 3 का लेंगे तो आपका सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सब फ्री हो जाएगा। मतलब एक बार खरीदिए और कंप्लीट ग्रेजुएशन आपका फ्री, सिर्फ 60 टका में। इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या यार? 4 साल तक मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, नोट्स दूंगा कंप्लीट, और एक पेपर का नहीं सभी पेपर का, ठीक है। तो इससे सस्ता तो अगर आपको मिलता है कहीं तो ले लीजिए भाई, लेकिन मैं बोलूँगा अगर नहीं लेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपका घाटा होगा, ठीक है। मेरा घाटा कम होगा, आपका घाटा ज़्यादा होगा, क्योंकि 60 रुपया में दे रहा हूँ। चलिए, तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, आप इस लोगों को देख के इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी नहीं लीजिएगा तो बाद में लीजिएगा, इससे अच्छा अभी ले लीजिए। आपको हर चीज एक जगह पे इकट्ठा मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, यही बड़ी चीज है कि एक जगह पे आपको सभी चीज इकट्ठा मिल रहा है, वरना यूट्यूब पे खोजते रहिएगा एक एक वीडियो, ठीक है। नोट्स यहाँ पे हर एक चीज का नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी, मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर, एसी पेपर, एमडीसी पेपर, कुछ कुछ का अपलोड नहीं है, उसका भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रारंभिक तुर्कों के आगमन और भारत में उनके शासन की विशेषता लिखिए। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ द अर्ली तुर्क, द नेचर ऑफ देयर रूल इन इंडिया। तो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया कि ये तुर्क लोग जो है मध्य एशिया से आए थे और भारत में घुड़सवारी करते करते आए थे और दिल्ली शासन में शासन जमा लिया अपना, ठीक है। तो भारतीय तुर्क मध्य एशिया से भारत आए थे। ये मूलतः घुड़सवार थे। क्या थे ये? मूल रूप से घुड़सवार थे, योद्धा थे, और इस्लाम संस्कृति से प्रभावित थे। और भारत में तुर्क का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो ये कब आए थे? 12वीं शताब्दी में। मूल रूप से ये क्या थे? घुड़सवार थे, और इस्लाम संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इस्लाम संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे, ठीक है। और ये कहाँ पे आए? दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली में, ठीक है। और तुर्क जो है, तुर्क शासकों ने केंद्रीय शासन व्यवस्था बनाई या अपनाई, जिसमें सुल्तान सर्वोच्च केंद्र था। जिस तरह से राजा सबसे टॉप लेवल पे रहता है, उसी तरह से तुर्क लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग राजा का नाम बदल के सुल्तान नाम रख देंगे। बस नाम चेंज कर दिया, मतलब राजा से नाम क्या चेंज कर दिया इन्होंने? बोल दिया कि नहीं भाई, हम लोग ना राजा नहीं बोलेंगे, हम लोग सुल्तान बोलेंगे। ठीक है भाई, जो मन करता है वो बोलिए, ठीक है। झारखंड का नया चीफ जस्टिस बन गया है जी, आपको मालूम है नहीं? झारखंड के नए चीफ जस्टिस हो गए हैं, कौन हुए हैं बताइए नाम, सागर भाई। तो हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड? चलिए, उनका नाम है एमएस सोनक, ठीक है। चलिए, वो सब से आपको क्या मतलब है? एमएस सोनक जो है झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, झारखंड उच्च न्यायालय के। वैसे इसलिए पढ़ दिया। प्रशासन फारसी परंपरा पर आधारित था, ठीक है। एसकेएमयू दुमका में एक सब्जेक्ट है पर्सियन, पर्सियन भाषा का पढ़ाई होता है, फारसी भाषा का। और नुस्तालिक लिपि होती है, नुस्तालिक। फारसी भाषा और उर्दू भाषा का जो लिपि है वह नुस्तालिक है, ठीक है। तो ये फारसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और यहीं से शुरू होता है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये कहावत यहीं से शुरू होता है। सैन्य संगठन मजबूत था और भूमि राजस्व केंद्र विकसित की गई थी। और साथ में प्रारंभिक तुर्कों ने भारत में इस्लामिक संस्कृति, स्थापत्य कला और प्रशासनिक ढांचे को स्थापित किए थे, ठीक है। लिख लीजिएगा भाई, बोल बोल के मैं थक जाता हूं। खिलजी वंश के प्रशासन और विस्तार का वर्णन करें कि खिलजी वंश किस तरह से बना। तो देखिए, खिलजी वंश का जो शासन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय से चरम पर पहुंचा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा होता है वह जलालुद्दीन की बेटी से शादी करता है और इसका दामाद बन जाता है अलाउद्दीन, ठीक है। जलालुद्दीन की बेटी से कौन शादी करता है? अलाउद्दीन। थोड़ा सा नाम में अंतर है जलालुद्दीन से,
अलाउद्दीन हो जाता है। अब अलाउद्दीन अपने ही ससुर को मार देता है, ठीक है, और अपना राज्य का विस्तार करने लगता है। अपने साम्राज्य की विस्तार आक्रामक नीति अपनाई, मतलब कि भाई जो हमारा नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको मार दो, डायरेक्ट ये बोल दिया, ठीक है, जो हमारा राज्य एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको मार दीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे सैन्य अभियान, ठीक है, सैन्य अभियान चलाया। प्रशासनिक दृष्टि से उसने केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया और उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई, ठीक है, जिससे महंगाई नियंत्रण रखा। और एक चीज इन्होंने ये किया कि बाजार में अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपका 100 ग्राम का 1 किलो का बटखरा और उसमें आप 900 ग्राम का बटखरा का प्रयोग करते हैं, यानी कि 100 ग्राम का डंडी मारते हैं, अगर ये चीज करते पकड़ा गए आप तो आपके बॉडी से 100 ग्राम मांस निकाल लिया जाएगा। क्या बात करते हैं आप, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण नीति अपनाई और इसके अलावा ये भी बोल दिया कि कोई ज्यादा दाम से नहीं बेचेगा, मतलब महंगाई न बढ़ पाए, इसके कारण इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। बाजार नियंत्रण किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन ने सेना को राज्य के नियंत्रण में रखा और सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। उसने विद्रोह रोकने के लिए कठोर कानून बनाया, राजस्व व्यवस्था में सुधार कर कृषि उत्पादन बढ़ाया। खिलजी प्रशासन कठोर था लेकिन प्रभावी था, मतलब यह जो है भाई कट्टर आदमी था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा था, ठीक है। कठोर था लेकिन प्रभावी था, मतलब एक तरह से अच्छा था। चलिए अच्छा या बुरा जो भी है अपना अपना समझेगा। तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी बताइए। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। इस वंश के सबसे चर्चित शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों था? तो मोहम्मद बिन तुगलक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जैसे कि राजधानी बदलो, ठीक है, इन्होंने राजधानी बदली मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा लाया, जिंतल टंका ये सब, और टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अधिकांश योजनाएं इसकी क्या हो गई? फेल हो गई। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याणकारी नीति बनाई कि भाई जिसमें लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था का विकास किया, नगर कई नहर बनाए, डैम बनाया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और करों में छूट दी, जबकि गयासुद्दीन तुगलक क्या किया था? टैक्स बढ़ा दिया था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है, कहाँ गया जी गयासुद्दीन, एक मिनट, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है टैक्स बढ़ा दिया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक टैक्स को कम कर दिया। तुगलक शासन की विशेषता प्रयोगात्मक नीतियां थी, मतलब यह प्रयोग करता था कि यह योजना सफल होता है या नहीं, लेकिन योजना जब असफल हो जाती थी तब उसका पैसा बर्बाद हो जाता था, ठीक है। मजबूत सैन्य व्यवस्था थी और धार्मिक संरक्षण था। हालांकि प्रशासन अस्थिर ने सल्तनत काल को कमजोर किया, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, अभी मैं डिटेल क्वेश्चन नहीं दिया, अभी दूंगा। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन किस तरह से चलता था, इस बात से आपको पता चलेगा। दिल्ली सल्तनत का शासन प्रशासन सुल्तान पर केंद्रित था। जिस तरह से राजा पर केंद्रित होता है शासन, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत का जितना भी शासन था किस पर केंद्रित था? सुल्तान। सुल्तान ही सबसे मेन पावर था, ठीक है। जैसे आज प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, उसी तरह से सुल्तान, यू बोले कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि इसके पास जो है ना यही न्याय करता था और यही डिसीजन लेता था, ठीक है। सुल्तान, सुल्तान सर्वोच्च शासक था, जो सभी शक्तियां उसी के पास रहती थी। केंद्रीय प्रशासन में वजीर, दिन ए अर्ज, ठीक है, दीवाने, रिसालत जैसे पद होते थे। प्रांतीय शासन इक्ताओं में विभाजित था, जिन्हें इक्तादार या शासित करते थे। और इसके अलावा जितना भी सैन्य संगठन था, जितना भी सेना लोग था, सेना की सीधे सुल्तान अधीन रहती थी, यानी कि जो है पूरा का पूरा का सेना का कमांडर खुद सुल्तान संभालते थे। न्याय व्यवस्था इस्लामिक कानून पर आधारित थी, ठीक है। पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? इस्लाम के कानून के आधार पे, कुरान पे, ठीक है, जो कि गलत है। इस प्रशासन व्यवस्था ने लंबे समय तक सल्तनत को स्थिरता प्रदान की, ठीक है। अब आता है बाबर और हुमायूं के शासन का संक्षिप्त में मूल्यांकन करें। बाबर का बेटा कौन होता है? हुमायूं, जिसको शेरशाह सूरी ने भगा दिया था मार के।
बाबर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई होती है किसके किसके बीच, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देता है, ठीक। और मुगल शासन की नींव रखी। बाबर ने कुशल सेनापति और साहित्य प्रेमी था। बाबर एक कुशल सेनापति था और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था, लिटरेचर का, ठीक है। हुमायूं उसका उत्तराधिकारी होता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसे पराजय करके भगा देता है, निर्वासित झेलना पड़ा इसको। बाद में उसने पुनः सत्ता प्राप्त की जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, खबर पलता है कि भाई शेरशाह सूरी मर गया है, तब आ जाता है वो। फिर बाबर ने मजबूत आधार बनाया, सॉरी बाबर ने मजबूत आधार बनाया था, लेकिन हुमायूं जो है पूरा मतलब उतना योग्य शासक नहीं बन पाया, डरा नहीं पाया था, तो लोगों को डरा नहीं पाता था, ठीक है, हरा नहीं पाता था। जबकि हुमायूं संघर्ष पूर्ण रहा, उसने मुगल साम्राज्य को जीवित रखा केवल। अब इसका बेटवा हो जाता है अकबर, जो कि पूरा शीर्ष तक पहुंचा देता है, ठीक है। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के बारे में थोड़ा सा बताइए सागर भाई, कि शेरशाह सूरी क्या क्या भूमि के बारे में क्या क्या सुधार लाया था और क्या क्या जीटी रोड वगैरह बनाया था। तो शेरशाह सूरी एक महान शासक था, कोई बात नहीं, नो डाउट, क्योंकि भाई बिहार से दिल्ली जाके हरा देना कोई मामूली बात तो है नहीं ना। आदमी एग्जाम देने जाता नहीं है यार, ये तो लड़ने चला गया है, ठीक है। आदमी अपने घर के सामने नहीं लड़ पाता है, तो ये तो दूसरे राज्य में जाके लड़ रहा है। उसने भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार दिया और भूमि की माप कर निर्धारित किया। उसने सड़कों का निर्माण कराया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड बनाई थी। डाक व्यवस्था उसने अच्छा कर दिया। डाक व्यवस्था जो अभी है ना इंडियन पोस्ट, वो डाक व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा सरायों का निर्माण कराया और न्याय व्यवस्था को सख्त बनाया, ठीक है, निष्पक्ष था इसका न्याय व्यवस्था। उसकी प्रशासनिक शक्तियां इतनी प्रभावी थी कि बाद में अकबर ने भी इनकी जो रूल्स रेगुलेशन थे वो अकबर भी फॉलो करने लगा, ठीक है। अकबर की मनसबदारी प्रणाली के बारे में बताइए, क्या है मनसबदारी प्रणाली। तो मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। क्या व्यवस्था थी, सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें उत्तराधिकारियों को मनसब पद दिया गया जो उनकी स्थिति और वेतन निर्धारित करता था। मनसबदारों को निश्चित संख्या में सैनिक रखने थे और इस प्रणाली के केंद्र पर नियंत्रण मजबूत था। सामंत शक्तियों का अंकुश लगा और यह व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन गई, ठीक है। और अकबर ने और एक नीति अपनाई थी मनसबदारी के अलावा, सुलह एक कुल की नीति, जो कि धार्मिक की नीति थी, ठीक है। जजिया कर होता था एक, जो कि औरंगजेब लगाया था गैर मुस्लिम लोगों के लिए, कि भाई अगर तुम जैसे हम हिंदू हैं, अगर हम इस्लाम बन जाते हैं तब तो हमसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन बेटा तुम इस्लाम नहीं बना तो क्या करेंगे, जजिया कर दो बेटा, ठीक है। तो जजिया कर गैर इस्लाम लोगों को वसूला जाता था कि मेरे राज्य में रहेगा तो जजिया कर देना पड़ेगा, या तो जजिया कर नहीं देगा तो इस्लाम बन जाओ या फिर मेरा राज्य छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। तो ये कौन किया, औरंगजेब। औरंगजेब धार्मिक नीति कठोर था, रूढ़िवादी था। उसने जजिया कर पुनः लागू किया, कई हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ किया और आदेश दिया, ठीक है, कि इस्लाम धर्म अपनाओ नहीं तो मेरा राज्य छोड़ जाओ या फिर जजिया कर दो। वह इस्लामी कानून का कट्टर पालन करता था और दूसरे धर्म को धुतकार देता था। उसकी नीति ने साम्राज्य में असंतोष फैला दिया। मराठा और राजपूत का विरोध बढ़ने लगा कि भाई तुम गलत कर रहा है। तो मालूम है औरंगजेब का एक मैं कहानी सुनाता हूँ। औरंगजेब जो था ना, मराठा साम्राज्य मिलने आया, कौन था मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी को बंदी बना लिया था यार ये औरंगजेब इतना कट्टर था कि शिवाजी इनसे मिलने आया तो शिवाजी को बंदी बना लिया था, ठीक है। चलिए, हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से सादा जीवन जीता था, लेकिन उसकी धार्मिक नीति मुगल पतन का एक कारण माना जाता है, ठीक है। व्यक्ति अच्छा था, बस धार्मिक नीति खराब था, ठीक है। शिवाजी ने प्रशासन और राजस्व व्यवस्था का वर्णन किया। किस तरह से वर्णन करना है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, देखिए शॉर्ट में, उसके बाद लॉन्ग में जाएंगे। शिवाजी एक कुशल राजा था, अच्छा राजा था, फेमस है। जनहितकारी था, यानी कि लोग भी इससे बहुत प्रभावित हैं। राज्य को अष्टप्रधान परिषद द्वारा संचालित किया जाता था, ठीक है, यानी कि 8 लोगों की ये व्यवस्था संभालती थी। राज्य व्यवस्था में भूमि की माप का कर निर्धारित किया जाता था। चौथे और सरदेशमुखी कर प्रचलन था। चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर लिया जाता था, चौथ और सरदेशमुखी।
सेना अनुशासित और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित थी। शिवाजी का प्रशासन मराठा शक्ति पर आधार बना था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का वर्णन करें। सॉरी, देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक चेतना जगाई। उसने जाति व्यवस्था, कर्मकांड, ठीक है, ब्राह्मण आडंबर का विरोध किया और रामानंद, कबीर, चैतन्य, मीरा जैसे संतों ने ईश्वर भक्ति को सरल बनाया और लोगों को जागरूक किया। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और समाज में आपसी घनता बढ़ी। ठीक है, समरसता को प्रोत्साहित किया। अब यहां शुरू होता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसको एग्जाम में आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज में करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है यहां से। प्रारंभिक तुर्कों के आगमन, उनके शासन की प्रकृति तथा भारत पर उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। तुर्क वाला क्वेश्चन। अब देखिए, रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आए उसका आंसर आपको सेम करना है। मैंने डिटेल में आंसर क्या है इसको पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। खिलजी वंश के शासन में हुए प्रशासनिक सुधारों और साम्राज्य विस्तार की नीति का विस्तार से पालन करें, सॉरी, वर्णन करें। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिया गया है। एक एक करके अगर मैं बताने चलूँ तो 3 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा, सब हो जाएगा। ये देखिए, टोटल 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, ऐप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे भी खाने का टाइम हो गया, वीडियो काफी लंबा हो गया। आई थिंक मजा आया होगा आपको ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ना। जोहार झारखंड, तेरे बिना जिंदगी से